क्या डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करी जाए, क्या सिलेबस को रिवाइज किया जाए बार बार, या फिर कितने घंटे पढ़ा जाए डेली, कौन सी बुक से एमसीक्यू सोल्व किए जाए। फोकस एरियाज हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ हमें ध्यान देना चाहिए। घूमते हो बहुत ट्राई करते हो सर, क्या किया जाए इन 4 महीनों में, कैसे स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, क्या पढ़ा जाए। क्वेश्चंस कभी नहीं चूकते बच्चों, कभी हमेशा आते हैं। तो सबसे पहले इन 3 सब्जेक्ट्स को पूरा किया जाए और फिर हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट दैट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसका सिलेबस कंप्लीट किया जाए। देखो नोट सेट 8 काफ़ी करीब है आप सभी के, और एक सवाल दिमाग में आ रहा है कि इन 4 महीने में जो बचे हैं, लगभग अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है, दिसंबर आ चुका है और ये 4 से 5 महीने हैं हमारे पास। मेनली 4 ही मानो, 5 मत मान के चलो। तो इस 4 महीने को हम किस तरीके से यूटिलाइज करें, कितनी खूबसूरती से इस 4 महीने का इस्तेमाल किया जाए कि हमें एक ब्यूटीफुल फ्लावर रिजल्ट के अंदर मिले, खूबसूरत फूल हमें रिजल्ट के अंदर मिले, आने वाले समय के अंदर प्री और मेंस दोनों आसानी से क्लियर हो जाएं और एक अच्छे रिजल्ट के साथ, अच्छे रैंक के साथ क्लियर हो जाए। चलो जानते हैं इस 4 महीने को कैसे सबसे बेहतरीन तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। तो देखो आप लोग बहुत जगह इधर उधर मैसेजेस आते हैं, बहुत घूमते हो, बहुत ट्राई करते हो सर क्या किया जाए इन 4 महीनों में, कैसे स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, क्या पढ़ा जाए, किस तरीके से पढ़ा जाए, क्या डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस करी जाए, क्या सिलेबस को रिवाइज किया जाए बार बार, या फिर कितने घंटे पढ़ा जाए डेली, कौन सी बुक से एमसीक्यू सोल्व किए जाए, मॉक टेस्ट कितने दिए जाएं वीक्स के अंदर या डेली दिए जाए। तरह तरह के क्वेश्चन है, हम स्टेप वाइज जानते हैं हमें करना क्या है इन 4 महीनों को यूटिलाइज करने के लिए इफेक्टिवली। तो जो देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस जानना सबसे जरूरी है हमारे लिए, और मैं आशा करता हूँ आप सभी को सिलेबस बहुत अच्छे से पता होगा, हमारे एग्जाम का पैटर्न अच्छे से पता होगा कि हमारे 2 टाइप प्री और मेंस होते हैं। प्री के अंदर हमारे क्वेश्चंस आते हैं, 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 80 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस का रहता है। 80 क्वेश्चंस नर्सिंग के, 20 क्वेश्चन नॉन नर्सिंग के। देन हमारे पास मेंस का पैटर्न है। मेंस में आजकल 160 क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, जो पूरे कंप्लीट नर्सिंग सब्जेक्ट्स के होते हैं और सिनेरियो बेस होते हैं। ये पैटर्न हमें जानना जरूरी है। और सिलेबस आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, सिलेबस क्या रहता है हमारे नर्सिंग का, कौन से हमारे फोकस एरियाज हैं जो मैं आपको बताऊंगा अभी कहाँ हमें ध्यान देना चाहिए। अगर हम इस चीज को जान गए तो हमारा दूसरा काम बनता है, हमने सबसे पहले अपना सिलेबस आइडेंटिफाई किया, एग्जाम का पैटर्न आइडेंटिफाई किया। सेकंड अप्रोच जो हमारी रहती है वो है हमारा सिलेबस कंप्लीशन, कि सर हम लोगों का सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए आपके नजरिए से। हम मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो आता है कि हाँ मैं पूरा सिलेबस पढ़ चुका हूँ एक बार अच्छे से, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन। ये नहीं कि कोचिंग्स में पूरा हो गया सिलेबस या हमें करा दिया गया है कोचिंग्स में, हमने वीडियोस देख लिए, नहीं नहीं नहीं, वो सिलेबस कंप्लीशन नहीं होता कभी भी। सिलेबस कंप्लीट होने का मतलब है कि तुम्हारे अंदर से आवाज आए कि हमने एक बार सब कुछ पढ़ लिया अच्छे से। मेरा मानना है कि फरवरी एंड तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। जो भी चल रहा है आपके सिलेबस के अंदर, मैक्सिमम मार्च मिड ले लो, मार्च मिड मैक्सिमम है, बट फरवरी लास्ट तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो आपके अंदर से आवाज आए कि मैं सब कुछ पढ़ चुका हूं अच्छे से, और सब कुछ पढ़ने के साथ साथ फरवरी एंड तक आपका सिलेबस अगर पूरा हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है हमारे पास फिर 1.5-2 महीने बचते हैं रिवीजन करने के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिसेस करने के लिए। सबसे पहला काम, फरवरी तक अपना सिलेबस पूरा करें बच्चों। सिलेबस पूरा करना का मतलब क्या है सर, क्या हम सारी किताबें पढ़ डालें, क्या हम सारे नोट्स पढ़ डालें? बच्चों सिलेबस पूरा कंप्लीट करने का मतलब है कि आपको सोशियोलॉजी नहीं पढ़नी है सिलेबस पूरा करने के लिए, ठीक है। आप लोगों को नर्सिंग एजुकेशन नहीं पढ़नी है सिलेबस पूरा करने के लिए। सिलेबस पूरा करने का मतलब आप जिस एग्जाम में बैठना चाहते हो उस एग्जाम के इंटरेस्ट क्वेश्चंस कौन से हैं, कौन से टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट है उस एग्जाम के, वो एग्जाम कौन से सब्जेक्ट्स में से ज्यादा इंटरेस्ट शो करता है, कौन से सब्जेक्ट्स के ज्यादा क्वेश्चंस उठाता है। और नो डाउट सुपर स्पेशलिटी वाले सब्जेक्ट आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते, उनको सबसे पहले रिवाइज करें। जैसे आपका पीडियाट्रिक्स हो गया, आपका ओबीजी हो गया, आपका साइकेट्रिक हो गया। ये 3 सब्जेक्ट आपके स्पेशलिटी वाले हैं, ओबीजी, साइकेट्रिक, पीडियाट्रिक्स। ये 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कभी नहीं चूकते बच्चों, कभी हमेशा आते हैं। तो सबसे पहले इन 3 सब्जेक्ट्स को पूरा किया जाए और फिर हमारा सबसे मेन सब्जेक्ट दैट इज फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, इसका सिलेबस कंप्लीट किया जाए। ये 4 सब्जेक्ट आपने पूरे करे, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सर एमएसएन का क्या करें, बड़ा दुर्लभ, बड़ा संकट वाला क्वेश्चन है सर, एमएसएन के साथ क्या किया जाए। एमएसएन को लास्ट में छोड़ो बच्चों, एमएसएन का सिलेबस लास्ट में छोड़ो। और एमएसएन के सिलेबस के अंदर भी आपको अगर समय कम है, देखो अगर समय है तो आप अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, बट अगर समय कम है तो मैं ऐसा मानता हूं कि एमएसएन के टॉपिक्स के अंदर, क्योंकि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है अपने आप में, 6 महीने चाहिए उस अकेले सब्जेक्ट को खत्म करने के लिए। मेरा मानना है कि मैंने जो तजुर्बे से अभी तक देखा है, नोट किया है कि एमएसएन के अंदर आप सिर्फ वो टॉपिक्स को अच्छे से पढ़े जो मोस्ट कॉमन है बच्चों, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में देख पा रहे हैं। कौन से टॉपिक्स, डायबिटीज मेलाइटस हो गए, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो गया, फियोक्रोमोसाइटोमा हो गया, थायराइड हो गया, ये ऐसे टॉपिक्स है ना, सर्जरीज हो गई, अपेंडिक्स की सर्जरीज हो गई, ये ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे डेली हजारों पेशेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं जिस बीमारी के,
जो बहुत कॉमन है हमारे आसपास, हमारे इन्वायरमेंट में बहुत कॉमन है। एग्जामिनर इनमें से क्वेश्चन डालना कभी नहीं चूकता, इनमें से कभी नहीं भूलता वो क्वेश्चन डालना, क्योंकि वो जानना चाहता है कि जो सबसे आम चीज है क्या वही आती है इस बच्चे को या नहीं आती। ऐसे टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करें सारे के सारे, हर चैप्टर में ऐसे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करें और उनको सबसे बेहतरीन प्रिपेयर करें। छोटे मोटे जो और टॉपिक्स बचते हैं मिसलेनियस टॉपिक, उनको बस ऊपर ऊपर से रिवाइज करें, बाकी सारों को खोल के अच्छे से पढ़े भाई, अंदर तक देख लो उनको, गहराइयों में जान लो उस टॉपिक को। इस तरीके से इस अप्रोच के साथ हमें सिलेबस पूरा करना है। इंपॉर्टेंट सुपर स्पेशलिटी वाले सब्जेक्ट नहीं छोड़ने हैं, हमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग नहीं छोड़ना है, हमें एमएसएन करनी है बट एमएसएन को हमें बहुत तरीके से पूरा करना है। उसके बाद जो और सब्जेक्ट्स बचते हैं हमारे, जितने भी और सब्जेक्ट्स हैं छोटे मोटे, उनमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमें कवर करना है। जैसे ही हम फरवरी एंड तक ये काम कर पाएंगे, हम अपना रिवीजन शुरू कर देंगे मार्च से। और रिवीजन करने का कभी भी ये मतलब नहीं है आपको सब कुछ दोबारा से पढ़ना है, ना ना ना, कभी नहीं करना है ऐसा। रिवीजन करने का मतलब है अब आपको सिर्फ वो चीजें पढ़नी है, वो टॉपिक्स पढ़ने हैं जो पिछले साल एग्जाम्स में आए हुए हैं। अब आपको हमारे पीवाईक्यू सीरीज का हिस्सा बनना है, हमारे पीवाईक्यू सीरीज की हेल्प लेनी है। वहां से क्वेश्चंस हम करा रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई करना है कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा करवा रहे हैं टीचर्स हमको, उन टॉपिक्स को रिवाइज करना है बहुत अच्छे से। दैट इज द स्ट्रेटेजिकल अप्रोच जो कि हम रिविजन्स के लिए यूज करते हैं। रिवीजन का मतलब कभी ऐसा नहीं होता बच्चों कि हम सारे पन्ने पलट के देखें, हर एक चीज पढ़े, नहीं, फिर आप रिवीजन नहीं कर रहे, फिर आप सिलेबस ही दोबारा पूरा कर रहे हो। रिवीजन इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़े और हमेशा याद रखना रिवीजन के साथ साथ एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस इस एग्जाम को या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का एक अहम हिस्सा होता है। हम लोगों को फरवरी के जैसे ही खत्म हुआ, मार्च शुरू हुआ, रिवीजन शुरू किया हमने। रोज हम 3 से 4 घंटे रिवीजन को देंगे और उसके बाद बचे हुए 5 से 6 घंटे एमसीक्यूज प्रैक्टिस को देंगे। हम उस एमसीक्यू को इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि जो भी एमसीक्यू गलत होता है या जो एमसीक्यू हमारा तुक्के से सही हो जाता है, जो एमसीक्यू हमने गेस किया और सही हो गया, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। हम उस एमसीक्यू को भी कॉपी में लिखेंगे कि हमारा तुक्के से सही हुआ है, हमें आता नहीं था ये, हमारा तुक्के से सही हुआ है। हम इसको बाद में पढ़ेंगे बैठ के, क्या था इसमें, क्या बताना चाह रहा था, क्या पूछना चाह रहा था। तो हमें एमसीक्यू इस अप्रोच से करना है कि जो गलत हो रहा है, जो तुक्के से ठीक हो गया है, जो गेस करने से ठीक हो गया, जिसमें हमें बाकी ऑप्शंस में डाउट है कि ये बाकी ऑप्शंस क्यों गलत है, क्यों सही नहीं है, हम उन सारी चीजों को लिखेंगे कॉपी के अंदर। एक कॉपी प्रिपेयर करेंगे 1 महीने के अंदर, मार्च के अंदर और हमारे पास मार्च के लास्ट तक एक ऐसी कॉपी तैयार हो जाएगी जो हमारे ड्रॉबैक्स हमें, जो हमारे वीक पॉइंट्स हमें बता पाएगी। और उस कॉपी को क्यों ना एक शानदार नाम दिया जाए, बहुत खूबसूरत नाम दिया जाए, बता कोई भी नाम जो आपको पसंद हो, उसका पसंद हो उसका दे देना, जिसका पसंद हो उसका दे देना। वो कॉपी आपके इतने काम आएगी बच्चों, मैं सच बता रहा हूँ आपको। एग्जाम से पहले आपको वापस से सब कुछ रिवाइज नहीं करना है। एग्जाम से 5, 7, 10 दिन पहले आपको सिर्फ वो कॉपी रिवाइज करनी है जिसने आपकी कमी ढूंढी है, और उस कमी को ढूंढने के बाद आप उस कॉपी को रिवाइज करके एग्जाम में जाओगे। आप देखना उस कॉपी में से कितने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा वही क्वेश्चंस डालने की कोशिश करता है जो आप लोग गलत करके आते हो। हमेशा वही क्वेश्चंस एग्जामिनर डालता है और एग्जामिनर नो डाउट उनमें से कॉपी में से आपको इतने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो हमारा सबसे मेन अप्रोच जो रिवीजन का और एमसीक्यू का रहेगा वो मार्च के अंदर रहेगा। अप्रैल में कभी भी एग्जाम हो, अप्रैल तक रहेगा। ये 2 काम हमने किए, सिलेबस पूरा किया, रिवीजन शुरू किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया। बच्चों आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हो, बहुत कैजुअल तरीके से करते हो, थोड़ा सिंसियर होके करना है। सिंसियर होने का मतलब हमें हर एक क्वेश्चन चेक करके देखना है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है क्या, बिल्कुल। जो हमें चारों ऑप्शंस के मतलब पता, हमें लैंग्वेज समझ आई है क्या, हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है क्या, हमें ये जो क्वेश्चन किया है वो हमें पढ़ा रखा है क्या पहले से, हर चीज उसके अंदर आइडेंटिफाई करनी है। और बच्चों मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है कि आप टाइम मैनेजमेंट कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। कि आपको सब आता है, आप क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करते हो, बट आप अगर 90 मिनट के अंदर या आप 3 घंटे के अंदर अगर आप 160 क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो फिर इतनी नॉलेज का क्या फायदा। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है बच्चों। वीक के अंदर 2 मॉक टेस्ट या 3 मॉक टेस्ट देना शुरू करें। मार्च के मिड से शुरू कर दें, मिड मार्च तक आप रिवीजन करें, क्वेश्चंस करें, और मिड मार्च से आप मॉक टेस्ट देना शुरू करें। मॉक टेस्ट के अंदर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखने को मिलेगा बहुत अच्छे से। जिन क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम लग रहा है छोड़ो, स्किप करो, बाद में देखो उसको क्यों टाइम लगा उसके ऊपर। टाइम मैनेजमेंट क्रूशियल है इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि कई बार सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन बहुत टाइम कंज्यूम कर लेते हैं और आपको पता है आपका हर एक सेक्शन कुछ टाइम बाद क्लोज हो जाता है, वो आप दोबारा नहीं देख सकते, तो आपको उतने ही मिनट में वो सेक्शन पूरा करना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दें। कुछ इन्हीं चीजों के साथ, इन्हीं बातों के साथ आपके आने वाले एग्जाम की तरफ बढ़े भाई। मैं सच बता रहा हूँ, अगर ये छोटी छोटी बातें आपने ध्यान रखी, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी है, ये कर देंगे वो कर देंगे ऐसे वैसे कुछ नहीं, ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी है सिर्फ। अगर आप इस बेसिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ गए, इस बेसिक अप्रोच को आपने फॉलो कर लिया, तो ट्रस्ट में बच्चों एग्जाम में बैठने के बाद आप खुद रियलाइज करोगे, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, मुस्कुराओगे कि ये भी पढ़ा हुआ है, वो भी पढ़ा हुआ है, ये भी सर ने पढ़ाया था, ये भी बताया था, ये भी आ गया। और वहां बैठ के अगर आप 1-2 बार शुरुआत के 5-7 क्वेश्चंस में मुस्कुरा गए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस पीक पर होगा। और वही कॉन्फिडेंस चाहिए वहां पे शुरुआत के क्वेश्चंस देख के कि हाँ ये हमें आता है, उसके बाद एग्जाम इतना
मक्खन हो जाता है ना भाई, मजे आते हैं एग्जाम को देने में। और मैं ऐसे मुस्कुराते हुए चेहरे देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ आने वाले एग्जाम्स के अंदर। और प्लीज इस स्ट्रेटेजी के साथ बढ़े आगे, और कोई भी डाउट लगे आप कमेंट में करके बताएं। अगर कुछ और जानना चाहते हो तो हम फिर आपको वीडियो बना के बताएंगे। कोई और आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसके बारे में भी आपको जल्दी बताया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ख्याल रखें।